अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मौजूद हैं वसीम मलिक। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है और वो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ जो 10 मुख्तलिफ शिकायत सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में ज़ेर समात थी, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने आज उन तमाम तर शिकायत पर अपनी राय महफूज कर ली है और जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको अदालत ने आज कंक्लूड कर लिया है। अदालत ने नहीं बल्कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने गो के जो कार्रवाई हुई है वो पब्लिक हुई है और बज़ाहिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा मुतअद्दिद बार ये बात कह चुके हैं कि ये सब जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की दरख्वास्त पर पब्लिक की गई और कमरा अदालत नंबर 1 यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अदालत लगती है। उसी कमरा अदालत नंबर 1 में सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास मुतअद्दिद दफ़ा हुआ और आज आखिरी इजलास की कार्रवाई हुई है। जस्टिस काजी फाइज ईसा इसको हेड कर रहे थे, उनके साथ सीनियर प्यूनी जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो कि 10 मार्च को रिटायर हो रहे हैं, उनकी बाईं जानिब जस्टिस मंसूर अली शाह और फिर दाईं जानिब जस्टिस अमीर खान भट्टी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और बाईं जानिब आखिर में बैठे जस्टिस नईम अफगान चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट। ये 5 मेंबर्स पर मुश्तमिल सुप्रीम जुडिशल कौंसिल थी जिसने इस कार्रवाई को किया और इसमें बतौर सेक्रेटरी जो किरदार अदा किया है वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जजीला असलम साहिबा ने किया है। प्रोसिक्यूशन का जो किरदार था वो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का था, मगर गुज़िश्ता 2 इजलासों में वो शिरकत नहीं कर सके और आज और कल एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान बतौर प्रोसिक्यूटर पेश हुए और आज की जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई है उसमें जाहिद रफीक साहब जो कि स्मार्ट सिटी लाहौर के ओनर हैं, उन्होंने अपना बयान कलमबंद करवाया। गुज़िश्ता रोज़ भी उन्होंने अपना बयान दिया था, ताहम आज कुछ इजाफी दस्तावेजात वो अपने साथ लाए थे, वो अदालत के रूबरू उन्होंने पेश की। और इसी तरह जो सुप्रीम कोर्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है उसके सदर शेर अफगन साहब आए और उन्होंने अदालत के सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के सामने वो तमाम तर रिकॉर्ड रखा जो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और उनकी अहलिया के 2 मुख्तलिफ प्लाट से मुतालिक है। एक प्लाट जो उनको अलाट कर दिया गया है और एक अभी अलाट होना बाकी है। और इसी तरह एक ख़त जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने जो गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को लिखा वो भी रिप्रोड्यूस किया गया। उसका आखिरी पैराग्राफ पढ़कर सुनाया एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कमरा अदालत के अंदर, जिसमें वो बता रहे हैं कि मैं इस जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई है इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता और मुतलका फोरम से रुजू करूंगा इसके अगेंस्ट। हमारे साथ वसीम मलिक मौजूद है। वसीम साहब, सबसे पहले तो ये बता दें कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने जो खत लिखा है उसमें क्या वो कह रहे हैं और उसका पूरा मतन जरा पढ़कर नाज़रीन के लिए बता दें। अच्छा देखिए, जैसे कार्रवाई आज मुकम्मल हो चुकी है, उससे कबल जो मज़ाहिर नकवी साहब पहले भी मुतअद्दिद खतूत लिखते रहे, इसमें भी तकरीबन उन्होंने वही बातें की, मगर ये जो उनका आखिरी खत यानी कौंसिल की कार्रवाई मुकम्मल होने से 1 रोज़ कबल यानी कल भेजा गया, वो महबूब को लिखा आखिरी खत था। तो अब ये देखें, आप बता सकते हैं कि वो महबूब थे या रकीब थे, क्या थे? वो अपने खत में लिखते हैं जनाब कि जी, मुझे इस कौंसिल की कार्रवाई पे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मैंने 10 जनवरी को बतौर जज सुप्रीम कोर्ट अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। मेरा इस्तीफ़ा मंजूर हो चुका, जिसका गज़ट नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका। इसके बावजूद कौंसिल मेरे खिलाफ कार्रवाई जारी रखे हुए है। यानी लगता है कि वो आफिया शेरबानो केस का फैसला उन्होंने नहीं देखा, उसके बावजूद अगर ये खत लिख रहे हैं तो। अच्छा, फिर वो आगे कहते हैं क्योंकि वो उसको ना इस खातिर में नहीं ला रहे, उनको पता है कि फैसला आ चुका है, मगर वो ये समझते हैं और अब भी कई ऐसे कानूनी माहिरीन हैं जो जिनकी ये राय है कि ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं था, इसमें आईनी तरमीम होनी चाहिए थी अगर आपने तब्दील करना है। और ये उनकी अपनी ओपिनियन है गालिबन, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट इससे पहले भी मुतअद्दिद ऐसे नहीं, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का काम है की जरूरत थी, वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने बैठ के खुद अपने फैसले किए। उसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अलावा इसमें भी मामला है। एक राय ये है कि आपने आइन की तशरीह भी करनी है और वो सुप्रीम कोर्ट का काम होता है। उन्होंने अपने तौर पर आइन की तशरीह किया क्योंकि 2 रुकनी बेंच ने यह करार दिया था, उसको डिफाइन ये किया था कि जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल है आर्टिकल 209 के तहत वो रिटायर्ड या मुस्ताफी जजेस के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती, मगर जब लार्जर बेंच उसके ऊपर बैठा उसने इंट्रा कोर्ट अपील में उसी फैसले को वापस कर दिया या रिकॉल करते हुए कह दिया, सेटिसाइड कर दिया कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल कार्रवाई कर सकती है, मगर उन रिटायर्ड जजेस के खिलाफ जिनके खिलाफ ऑलरेडी उनके दौरे या उनकी दौरान मुलाजमत जो है वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने कार्रवाई इनिशिएट की हो। अच्छा, जैसे मैंने शुरू में कहा कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब या तो इस फैसले को खातिर मदारत में नहीं ला रहे, सेम यही हाल चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का भी था। केस चल रहा था और वो कार्रवाई जारी रखे हुए थे। बिल्कुल, ये बात आपकी दुरुस्त है। तो वही सारे मामले बहरहाल खत की जाने पड़ते हैं। वो फिर आगे कहते हैं कि जी, मैं जो इस कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनूंगा और मैं अपने बुनियादी हक के लिए मुतलका फोरम से रजू रखने का हक रखता हूँ। इस्तीफ़ा देने के बावजूद अपने खिलाफ होने वाले कार्रवाई पर अपना आइनी और कानूनी हक वाजे करना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद का मेरे खिलाफ तासुब अयां है।
जुडिशल कौंसिल के मेंबर जस्टिस मंसूर अली शाह का भी एक केस में अपनी राय का इजहार कर चुके हैं। मज़कूरा जजेस का कौंसिल में बैठकर मेरे खिलाफ कार्रवाई करना शफाफ ट्रायल के हक की खिलाफ वर्जी है। मतलब 3 फाजिल जो मेंबरान हैं सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के, उन पर उन्होंने एतराज़ किया है। पहले उन्होंने कभी मंसूर अली शाह साहब पर एतराज़ नहीं किया था, आज पहली दफ़ा। इससे कबल उन्होंने नहीं किया था, मगर अब वो जो उनका एक वो फैसला जो आफिया शेरबानो केस में भी डिस्कस होता रहा, उस हवाले से शायद वो कह रहे हैं। फिर वो आगे कहते हैं जी कि जो जुडिशल कौंसिल है वो आइन, कानून और तयशुदा ज़वाबित की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी कर रही है। जैसे सरदार तारिक मसूद ने मामला 3 माह से ज़ायद तक रोके रखा, जो कि मुतअद्दिद मरतबा वो ऐसा कह चुके हैं। इससे कबल भी अपने शोकाज नोटिस में भी वो ये जवाब दे चुके थे। फिर वो कहते हैं कि इजलास के मिनट्स ऑफ द मीटिंग की तफसीलात के लिए मुतअद्दिद खतूत मैंने लिखे, जो कि मुझे फराहम नहीं किए गए थे। मज़कूरा तफसीलात फराहम की जाती तो वाज़ेह हो जाता कि चेयरमैन कौंसिल मेरे खिलाफ कार्रवाई आगे चलाना चाहते हैं या नहीं। जुडिशल कौंसिल ने मेरे किसी खत का जवाब भी नहीं दिया। कौंसिल की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन इसके बावजूद मेरे खिलाफ कार्रवाई जारी रही। देखिए, यहाँ पे आप भी मानेंगे कि मज़ाहिर नकवी साहब का ये जो गिला है या ये जो उनका एक ये जायज़ है, ये बहुत हद तक, क्योंकि अदालती नज़ायर ऐसे थे माजी के कि इस बार जो हुआ वो उनके बरक्स हुआ। सर, मैं आपको बताऊं, पहले दिन से मैं इस बात को कह रहा हूं कि जब जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में एक रेफरेंस आया था, सदारती रेफरेंस, उसको उन्होंने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक आइनी दरख्वास्त की सूरत में। और जब उन्होंने उसको चैलेंज किया था, बावजूद इसके कि उस वक्त की जो जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट थी वो भी जस्टिस काजी फायज ईसा के अगेंस्ट थी, मगर उन्होंने भी जस्टिस काजी फायज ईसा का ये हक उनको दिया और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई को रोकते हुए जो उनकी आइनी दरख्वास्त थी उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया। और फिर उन्हीं की इस्तदा पर जो पहले एक 7 रुकनी लार्जर बेंच बना था उसको बढ़ाकर फुल कोर्ट में तश्कील भी दिया। और इसी तरह जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी का भी मामला है, कई जजेस के साथ ये सब कुछ हो चुका है, मगर उनके मामलात में हमेशा जो आइनी दरख्वास्त था उसको समाअत के लिए मुकर्रर जब किया जाता था तो प्रोसीडिंग्स को रोक दिया जाता था। यहाँ पर ऐसा नहीं। देखिए, कितनी खूबसूरत बात आपने कही कि उस वक्त जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट भी थी, फिर भी जिन जजेस के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट कहीं और से चल रही थी, ये चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब अपनी ऑब्जर्वेशन में कह चुके हैं कि जो जुडिशरी है वो मैनिपुलेट हो रही थी। मगर उसके बाद फिर हमने देखा कि कितनी खूबसूरती से जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ भी इस वक्त की जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट थी, मगर उसके बावजूद भी उन्हें वो हक नहीं मिला जो काजी साहब उस वक्त ले चुके थे। अब तगड़ी थी। अच्छा, चलें, ये आपने जवाब वैसे बेहतर दे दिया। अच्छा, फिर वो एक और गिला करते हैं अपने खत में। वो कहते हैं कि जी कौंसिल जो मेरे खिलाफ शिकायत कुनंदगान है उन्हें हाई टी पेश करती है। और ये भी देखिए, एक जैसे सरदार तारिक मसूद के खिलाफ एक शिकायत लोगों की बात हो रही है, बिल्कुल ऐसी है। एक शिकायत थी जैसे सरदार तारिक मसूद के खिलाफ, उस पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने वो जो खातून शिकायत उनके मुताबिक उनको कहा था कि मुझे हिरासा किया गया और मुझे यहाँ पर एक और भी है, उनके मुताबिक नहीं। अगर उन्होंने इतना बड़ा एलिगेशन लगाया था तो आज तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उस हवाले से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। फिर खामोशी होगी। उस दिन तो था ना, देखिए, एक खातून के बारे में इस तरह अगर कंडक्ट था, अगर वो सच्ची थी तो सुप्रीम कोर्ट को उस हवाले से क्लैरिफिकेशन करनी चाहिए थी, वरना मीडिया पर एक खबर गलत चले तो आप सिर्फ क्लैरिफिकेशन नहीं, पता नहीं पैमरा से नोटिस और ऑब्जर्वेशन। याद पड़ रहा है उन्होंने क्या किया था, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने उस तमाम तर कार्रवाई को पब्लिक किया था उन नोट्स की सूरत में, जो एक आप कह सकते हैं कि जो जरा हुई, जो उनसे सवाल जवाब हुए, वो A to Z उन्होंने बयान किया। और उसके अंदर भी वो रिफ्लेक्शन हमें नजर आ रही थी, मगर ऑब्वियसली वो अल्फाज उसमें नहीं डाले गए जो वो मतलब अगर वो सारा कुछ आया तो एक तरदीद की सूरत में एक लाइन आ सकती थी। तो अगर नहीं आती तरदीद तो बतौर सहाफ़ी अगर हम कोई खबर देते हैं, जितना भी है वजाहत तो आनी वजाहत। अब देखिए ना, अगर हमने कोई खबर दी है उसकी कोई तरदीद नहीं आई तो हमारे मुताबिक वो खबर सच्ची होती है, या तो तरदीद कर देना आप। तो अगर तरदीद नहीं आई तो बात है, ओल्ड स्कूल जर्नलिज्म में एक चीज ये भी होती है कि जब तरदीद आ जाए ना आपकी खबर की फौरी तौर पर, तो समझिएगा खबर पक्की है। लेकिन तरदीद ना भी आए तो फिर भी आपका हौसला बढ़ जाता है कि जी खबर पक्की है। तो अब आखिर में उन्होंने खैर ये भी लिखा कि जी जो साबिक जज इजाजुल एहसन थे उनके खिलाफी नोट भी मेरे मौक़िफ़ की तायद करते हैं। और साथ वो लिखते हैं कि मुतादिद खतूत लिखने के बावजूद जस्टिस इजाजुल एहसन के खिलाफी नोट की कापी भी मुझे फराहम नहीं की गई। ये उन्होंने कल के रोज़ खत लिखा और जिसका आज चीफ जस्टिस ने यानी चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने अपने ऑब्जर्वेशंस में उसका तज़किरा भी किया और बारहा ये कहा कि हमने ये कार्रवाई जो है उनके कहने पर पब्लिक की थी और हम फेयर ट्रायल के लिए उन पर ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते, लेकिन हमने मौका ज़रूर दिया अगर वो नहीं बनना चाहते तो। अब जो प्रोसिक्यूशन है उसका काम ख़त्म हो चुका है, यानी वो एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुखातिब थे, अब हमारा काम शुरू है। उन्होंने कहा कि अब आपका काम ख़त्म और हमारा काम शुरू। अब पता नहीं है अपना काम जो शुरू करने वाले हैं उसमें क्या करने जा रहे हैं। राय उन्होंने अपनी महफूज कर ली है और बज़ाहिर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के अगेंस्ट ही ये फाइंडिंग्स आती नज़र आ रही हैं सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की। वजह उसकी ये है कि एक तो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने अपने हक में जो गवाहान पेश करने थे वो नहीं किए। उनके वकील ने उन गवाहान से जो रियासत या प्रोसिक्यूशन पेश किए हैं उनसे कोई सवाल जवाब, उनसे कोई जरा नहीं की, खुद ही अपना जो हक़ दिफा है उन्होंने सरेंडर किया है। और ऑब्वियसली इसमें ये केस कमज़ोर होता है जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर अली अकबर नकवी का। और जहाँ तक हमने
इन एविडेंसेस को देखा है और जो हमारे सामने ओपन कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग्स हुई हैं उनमें झोल तो हमें नज़र आता है। जो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की प्रॉपर्टीज़ हैं, मुतअद्दिद प्रॉपर्टीज़ हैं एक जज की, और उनको किस तरह से ख़रीदा गया, किस तरह से उनको आगे बेचा गया, किस तरह से उनके बेटों की एम्प्लॉयमेंट की गई एक निजी हाउसिंग सोसाइटी में, और किस तरह उनके बेटों को दो कमर्शियल प्लॉट्स, दो रेजिडेंशियल प्लॉट्स दिए गए। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें चीज़ें हैं, डॉजी हैं, और उसके ऊपर सवाल जवाब बनते हैं। शायद यही वजह है कि जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जो कि पहले ये दावा किया करते थे कि वो बिल्कुल अपना केस लड़ेंगे और उनका जो केस है बड़ा मजबूत है, मगर फाइनली जब उनको रियलाइज़ हुआ कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल तो अपनी कार्रवाई रोकने को तैयार नहीं है, उन्होंने पतली गली कहा जाती है पकड़ी और निकल गए और इस्तीफ़ा देकर चले गए। लेकिन सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने बावजूद इसके अपनी कार्रवाई को जारी रखा। और यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि बेशक जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ एविडेंसेस स्ट्रॉन्ग होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि हैं या नहीं है, हो सकता है हो, और जो चीज़ें सामने आ रही हैं ऑब्वियसली हम तो उनके मुताबिक ही बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ ये है कि हमारे यहाँ अक्सर एक कोट यूज़ होता है कि इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। यहाँ पर इस केस के अंदर इन पर्टिकुलर पहले वसीम ने भी बड़ी अच्छी निशानदेही की इस बात की कि जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर अली अकबर नकवी उनके खिलाफ अचानक से सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में दरख्वास्तें आई क्यों, और उसके बाद उनको अचानक से जो आप कह सकते हैं कि इज़हार वजूह का एक नोटिस और दूसरा नोटिस क्यों कर जारी हुआ, क्यों कर इस तमाम तर मामले के अंदर इतनी सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम जुडिशल कौंसिल इंटरेस्टेड थी। ये बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सी बातें की जाती हैं जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के बारे में। उनका लाहौर हाई कोर्ट में जो कंडक्ट था उसके ऊपर भी कई सवालात उठाए जाते हैं। उनकी सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन जो थी वो किस तरह हुई, किन हालात में हुई, उसके ऊपर भी बहुत सी बातें होती हैं। मैं खुद करता रहा हूँ वो बातें, मगर तमाम तर उन बातों को एक साइड पर भी रख दें तो अचानक से ऐसा क्या हुआ जो पहले नहीं हो रहा था और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल हरकत में आ गई। ये चीज़ें हमें सोचनी है। बुनियादी चीज़ ये होती है कि अक्सर औकात केसेस मजबूत होते हैं, मगर उनको इनिशिएट करने का जो तरीक़ाकार होता है उसके पीछे मेलाफाइडी इंटेंट जो है वो उस तमाम तर प्रोसेस को मशकूक बना देती है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी जो हैं उन्होंने बहुत सी गलतियां भी की होंगी, मगर कुछ उन्होंने रिसेंटली हिस्ट्री में ऐसे फैसले भी दिए हैं जिससे बज़ाहिर बहुत से लोग ये समझते हैं कि काफ़ी ताकतवर हल्के जो हैं वो नालां भी हुए। भले ही वो इलेक्शन के अंदर जो 2022 के अंदर उन्होंने एक नोट भेजा था जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने, वो एक वजह हो सकती है। फौजी अदालतों का एक फैसला था, वो वजह हो सकती है। और इसी तरह जो ब्यूरोक्रेसी के हवाले से उनका एक नोट था जिसको आज तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया, इदारों में मुबैना मुदाखलत पीडीएम हुकूमत के दौरान, बिल्कुल उसको भी। ये बहुत सारे रीज़न हैं जिनको बुनियाद बनाकर लोग ये समझते हैं कि शायद जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के जो दिन थे वो गिने जा चुके थे उसी वक्त, और फाइनली क्योंकि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का केस भी शायद इतना मजबूत नहीं था। अदरवाइज़ बहुत से लोग कहते हैं कि काजी फायद ईसा साहब ने भी तो अपने असासे डिक्लेयर नहीं किए, उन्होंने भी तो मेंटेनेबिलिटी के पीछे छुपकर अपना रेफरेंस जो है वो उसको प्रोसीड किया है। हैविंग सेड ऑल दीज थिंग्स, बेशक जस्टिस काजी फायद ईसा जो हैं वो अपने तमाम तर चीज़ें अदालत के या सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के सामने पेश नहीं कर सके, मगर उन्होंने कम अज़ कम कमज़ोरी का इजहार नहीं किया। उन्होंने मुस्ताफ़ी होकर घर जाने को तरजीह नहीं दी बल्कि फ़ाइट की है और फाइनली वो जीते हैं। जैसे भी फाइट की है, ये वीडियो जारी रखें। लेकिन अस्सलाम वालेकुम, मैं एक बात बता दूं कि जो मियां साहब के साथ ये जो कुछ हो रहा है ना असेंबली में, आसमान इसलिए रो रहा है। अच्छा ये बताएं, जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब के खिलाफ प्रोसीडिंग्स आज कंक्लूड हो चुकी हैं, आप वो कुछ लोगों को राजी करने के लिए, खुश करने के लिए कुछ लोग चला रहे हैं, किसी को राजी करने के लिए, अच्छा अपनी सीवी में कुछ चीजें लिखवाने के लिए। मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को जो अल्लाह ताला ने इज्जत दी है वो इज्जत उसमें इजाफा होगा, हो रहा है। तो आप क्या समझते हैं उन्होंने इस्तीफा फिर क्यों दिया था? अगर वो देखें, बात यह है, मुझे बहुत सारी कमजोरी दिखाई है? नहीं, बिल्कुल नहीं दिखाई। मुझे बहुत सारी चीजों का पता है। जब आपको एक पता हो कि ये प्लान है, ये चीजें हैं और आपकी वजह से कुछ और लोगों के लिए मुश्किलात हों, ठीक है। अगर मुझे पता हो कि मेरी वजह से अहमद अदील सरफराज बेचारे को भी उठा के ले गए हैं, वसीम मलिक को भी उठा के ले गए हैं और ये भी हो रहा है इसके साथ, उसके साथ भी वो हो रहा है, तो मैं कहूँगा यार मैं ही छोड़ देता हूँ, बजाय इसके कि यार इतने लोग बेचारे जो है वो उठाए जाएं और उनके साथ हो। मुझे एक बात बताएं, कल को कितना आसान नहीं है कि किसी भी जज के ने प्रॉपर्टी लियो 5 साल 7 साल पहले, और जिससे उसने प्रॉपर्टी लियो उसको आप उठाएं, नंगा करें, करंट लगाएं और फिर उससे आप बयान रिकॉर्ड करवाएं
कि उस जज ने जी मुझे उस वक्त बड़ा ये किया था वो किया था और मेरी तो महंगी प्रॉपर्टी थी, इसने सस्ती मुझे ली थी, तो फिर जज फारिग हो जाएगा। अच्छी रवायत कायम कर रहे हैं आप, लगे रहें। बिल्कुल जिन लोगों के लिए आज मेरे एक दोस्त आया, आपके भी दोस्त है, मेरे भी दोस्त है, नाम लेना मुनासिब नहीं है, तो मैं बैठा था वहाँ पे रिपोर्टर्स रूम में, कहते हैं आए कोर्ट में। मैंने कहा वो जिन्होंने ये केस लगाए हुए वो आपको खुश करने के लिए लगाए हुए, तो आप लोग जाएं अटेंड करें माशाल्लाह। लेकिन आसमान रो रहा है, मियाँ साहब के साथ जो ज्यादतियाँ हो रही हैं ना उधर, बहुत नामुनासिब हो रहा है। मैं उधर से आ रहा हूँ असम्बली से। अच्छा चल। नाज़रीन, सिद्दीक जान साहब अपने मखसूस अंदाज में बयान कर रहे हैं और टू सम एक्सटेंट तो उनकी बात दुरुस्त है कि जो मैं बात अभी कर भी रहा था कि जो इंटेंट होती है उसको भी देखना होता है और हो सकता है जो इनका आर्ग्यूमेंट है वो भी वैलिड हो। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी भांप गए थे कि उनकी अब शायद जान बख्शी नहीं है, उनकी ही नहीं बल्कि उनके साथ और भी कई दोस्त हैं। यहाँ पर एक मिसाल है जस्टिस इजाजुल हसन की, जिनका इस्तीफ़ा आउट ऑफ नोवेयर हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, वो सामने आ गया। और शायद जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी से जिन लोगों की बात हुई है वो भी ये कह रहे हैं कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी भी काफ़ी रंजीदा थे जस्टिस इजाजुल हसन के इस्तीफ़े के ऊपर। खैर उन्होंने इस्तीफ़ा पहले भी दिया था, ये एक अलग बात है। असद अली तूर साहब हमारे दोस्त हैं, वसीम मलिक साहब, उनको गिरफ्तार किया गया, आज चौथा पांचवा दिन हो चुका है। कल ईमान मजारी जो उनकी लॉयर है, उन्होंने एक ट्वीट किया, एक बयान दिया कि वो भूख हड़ताल पर है। तो क्या अभी तक जो उनको गिरफ्तार करने या करवाने वाले हैं उनकी अना को तस्कीन नहीं पहुंची? अच्छा दिल सरफराज साहब, देखिए यहाँ पे मामला जो है उस पे ये बड़ा खौफनाक है जो सब असद तूर के साथ हो रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ, देखिए मेरी ज़ाती राय है, मुमकिन है मैं गलत भी हूँ, असद तूर साहब ने इन हालात का मुकाबला करना है। ये हमारी जो रियासत है ना, ये कहा जाता है कि ये रियासत माँ है, लेकिन या तो माजरत के साथ माओं के बारे में हम, क्योंकि हम सब की जो माएँ हैं, हमें एक कांटा भी चुभे तो उन्हें बड़ी तकलीफ होती है। और यहाँ ये फिर या तो कोई डाइन माँ है या फिर कोई सौतेली माँ है। कांटे चुभा रही है। हाँ, ये कांटे नहीं चुभा रही, ये सिर्फ आपकी गर्दन आपको ज़िबा करने पे तुली हुई है। तो जब आपका मुकाबला एक ऐसी डाइन से होगा तो फिर आप इस तरह, माजरत के साथ मुझे क्या लेने दीजिए, तो फिर आप इस तरह ये भूख हड़ताल करके खुद को कमज़ोर करेंगे। असद तूर साहब के लिए एक तो दुआएं हैं, नेक तमन्नाएं हैं कि अल्लाह उन्हें मजबूत रखे, वो एक बहादुर शख्स है। देखिए वो भी एक आसान रास्ता ले सकता था, और हमें भी ये मानना पड़ेगा दिल सरफराज साहब, आप और मैं भी बड़ा आसान रास्ता देखते हैं और उसी की तरफ चलते हैं। हर शख्स को अपनी कुछ मजबूरियों का, कुछ चीज़ों का पता होता है, लेकिन असद तूर जैसे वो बहादुर शख्स होते हैं कि जो अपनी इन सारी चीज़ों को पसे पुश डालकर सिर्फ जो वो समझते हैं। असद तूर ने बहुत चीज़ें गलत की होंगी, असद तूर का जर्नलिज्म का तरीका गलत होगा, असद तूर ज़ातियात पे सहाफ़त करता होगा, असद तूर ने कुछ ऐसी खबरें दी होंगी, असद तूर ने इस्टेब्लिशमेंट को बिला वजह कुछ कहा होगा, असद तूर ने चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब को बिला वजह कुछ कहा होगा। उनके ये जितने भी मुखालिफिन हैं, उनकी इन बातों को अगर एक हद तक, किसी हद तक एक लम्हे के लिए भी दुरुस्त मान लिया जाए तो जो रियासत कर रही है उसके साथ वो क्या दुरुस्त है? यानी आपने सबसे पहले क्या किया, एक तमाशा बनाया। एक तमाशा ये बनाया कि आपने कहा कि जी वो जजेस की तज़हीक के लिए हमने एक JIT बना दिया, और उस JIT में मुर्तज़ा सोलंकी जैसे माजरत के साथ बदनुमा किरदार बैठे होते हैं, जो खुद माजी में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के खिलाफ एक करी और कितनी गंदी जुबान इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, वसीम मलिक की एक बड़ी खूबसूरती है कि जब किसी को मनता है ना, किसी के बारे में सख्त बात करता है, तो ये साथ ही कहता है माजरत के साथ, बंदा इसको कुछ कह भी नहीं सकता। तो मैं भी आसान रास्ता ढूंढता हूँ। खैर, तो वो जो एक बदबख्त इंसान बैठा था जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की JIT में बैठ के मुतादिद लोगों के खिलाफ, जी ये रेड लाइन है, इदारों की तस्दीक नहीं होने देगी। आपने सबको नोटिस जारी किए, और उन नोटिस के बाद फिर चलें, चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने कहा कि वो हमें बुनियादी हकूक दिलवा के छोड़ेंगे। 29 जनवरी को कहा कि असद तूर साहब दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं तो लें, लेकिन हम नहीं देंगे, मैं आपको बुनियादी हकूक दिलवा के रहूँगा। तो इस वक्त असद तूर को चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की नज़र में जो बुनियादी हकूक हैं वो गुज़श्ता 4 रोज़ से मिल रहे हैं। और फिर उन तमाम सहाफ़ियों के नोटिस उस वक्त कैंसिल हुए, और जब अब इलेक्शंस के बाद नोटिस जारी होते हैं तो वो 2 लोगों के खिलाफ जारी होते हैं। एक बंदा जो इमरान रियाज खान है जिसका नाम, और दूसरा बंदा जिसका नाम असद अली तूर है। मुझे इमरान रियाज साहब के बारे में बताइएगा, क्योंकि मैं उनका ताल्लुक लाहौर से, वो होते भी लाहौर में और हम लोग अपडेट्स नहीं ले पाते। क्या उनका स्टेटस क्या है? वो अभी भी एंटी करप्शन वाले उसी केस में अंदर है? बिल्कुल ऐसा ही है। वो जैसे ही दोनों को नोटिस हुए, यही अदलिया के खिलाफ कैंपेन वाले, तो उन्होंने अपने नोटिस का जवाब तहरीरी शक्ल में दिया, लेकिन उसी रोज़ ही एंटी करप्शन के कुछ हुकाम आए। 12 से 15 गाड़ियाँ थी और मशकूक अंदाज में सिविलियन कपड़ों में और कुछ पुलिस एहलकार। खैर उस वक्त जब ये गिरफ्तारी हुई तो जो गुज़श्ता उनके साथ 142 दिन एक रवैया रियासत ने रखा, उस डाइन माँ ने रखा, वो जब मैंने देखा, नहीं, अगर रियासत माँ, अगर हमें बताया जाता है तो फिर रियासत माँ बन के दिखाए ना।
तो रियासत जो माँ है उसका कलेजा इतना ठंडा नहीं हुआ कि उसने अपने एक सहाफी बेटे को सिर्फ बोलने के जुर्म में उठाया। 142 दिन, इमरान रियाज खान की बात कर रहा हूँ, 142 दिन गैर कानूनी तौर पर जबर में रखा, अध मोया करके छोड़ा। जिस वक्त वो वापस आए थे उनकी हालत क्या थी? अभी वो कुछ दुरुस्त हुए तो उस माँ का कलेजा ठंडा नहीं हुआ, एक और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। और दूसरी बात, सुहेल जफर चट्टा साहब हैं इस वक्त पंजाब में एंटी करप्शन के, और वो एसएसपी इस्लामाबाद पुलिस हुआ करते थे। पंजाब असेंबली जिस दिन मरियम नवाज मुंतखब हुई थी वज़ीर आला, उस दिन वहां पर भी मौजूद थे। गालिबन ये मुझे इस हवाले से नहीं पता, लेकिन मैं उस शख्स की जो किरदार है उसके हवाले से बात करना चाहता हूँ। वो इस्लामाबाद में एसएसपी था, इस्लामाबाद पुलिस में। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बुरा वक्त आया तो मैंने उस शख्स को फ्रंट फुट पर जाकर निहत्ते कारकुनान को, खवातीन को, बच्चों को, बूढ़ों को बालों से पकड़कर घसीटते देखा, उनके खिलाफ बदतरीन क्रैकडाउन करते देखा। फिर उनका समर उन्हें मिला, पंजाब में एंटी करप्शन में लगाया गया, पीडीएम की निगरान हुकूमत में एंटी करप्शन में लगाया गया, और वो रियासत से इतने बड़े हैं, वो पाकिस्तान की अदालतों से इतने बड़े हैं। आज एक समाअत हो रही है, दुआ है कि इमरान रियाज साहब को जमानत मिल जाए, और उम्मीद है मिल जाएगी। इससे कबल यानी कल नहीं परसों के रोज एक समाअत हुई थी, जज साहब ने 3 मरतबा बुलाया, सुहेल जफर चट्टा साहब पेश नहीं हुए। वो अदालतों से इतने बड़े हैं और उनके ऊपर सरपरस्ती किसकी है? तो एक शख्स इमरान रियाज जिसका नाम है बोलना जिसका जुर्म है, और वो बड़े मोहतात हो गए थे जब वो वापस आए तो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ उन्होंने कोई लफ्ज नहीं बोला। मरियम नवाज साहिबा, जिस रोज उन्होंने हल्फ उठाना होता है एक दिन कबल इमरान रियाज को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दूसरे नंबर पे असद अली तूर साहब, वो फिर अगर बोलने पे आते हैं तो वो बंदा इस हद तक सच बोल देता है कि फिर वो इस्टेब्लिशमेंट को भी नहीं छोड़ता, वो नाम लेके नेम एंड शेम करता है, वो फिर जजेस में भी नेम एंड शेम करता है। तो उस बात का इन्हें वो है कि आपने जुडिशरी के हवाले से गिरफ्तार किया, FIR लॉन्च की, और अब आप बैठकर जैसे उनके वकला के मुताबिक उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आप फलां जर्नल्स के बारे में क्या कह रहे हैं, आपको फलां खबर कहाँ से मिली। तो ये बड़ा तशवीशनाक है। बहरहाल ये बड़ी अजीब सी बात है, तासुर दिया जा रहा है कि जजेस के खिलाफ मुहिम पर आपको नोटिस सर्व किए जा रहे हैं, मगर आपसे सवालात जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट और फौज से मुतालिक किए जा रहे हैं कि आप उन पर तनकीद क्यों करते हैं। तो बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि नाम लिया गया है जजेस का, और वो जो पहले दिन हम बात कर रहे थे कि शायद अदालतों का कंधा इस्तेमाल किया जा रहा है। बहरहाल इसमें आप मजीद अदालतें भी तो कंधा इस्तेमाल करने दे रही है ना। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है कि अदालतें भी कंधा इस्तेमाल करने दे रही हैं मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि अब दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन की जानिब से, और मुमकिन तौर पर रवां आंदा वाला जो हफ्ता है उसमें सुप्रीम कोर्ट में वो दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो जाए। क्या होगा? नहीं सर देखें, इंटरम रिलीफ हम कम से कम सॉर्ट कर सकते हैं। मेरी एक सादा सी बात का जवाब दे दीजिए, आप हर तरह के रिलीफ की तवक्को रखिए। मेरी एक सादा सी बात, 29 जनवरी का मुझे वो रोज याद है जब हम सबको नोटिस जारी हुए थे, हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद थे, प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के ओहदेदारान वहां पर मौजूद थे, सीनियर सहाफी मतीउल्लाह जान साहब वहां मौजूद थे, असद अली तूर साहब डाइस पर मौजूद थे। असद अली तूर साहब ने वो सारा जो एपिसोड था अब्दुल कयूम सिद्दीकी की वो दरखास्त और उनके जो आपस के इख्तलाफात हैं, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन जब वो अपनी पिटीशन विड्रॉ करना चाह रहे थे तो उस वक्त चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने 3 मरतबा, आप जरा सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाके 29 जनवरी की अपलोडिंग पड़ी है, लाइव केस नशर हुआ था, वहां पर देखिए कि काजी फायज ईसा साहब 3 मरतबा फरमाते हैं कि आपने दरखास्त वापस लेनी है, हम नहीं देंगे, हम आपको बुनियादी हकूक दिलवा के छोड़ेंगे। इतनी बड़ी स्टेटमेंट दिलवा रहे हैं ना सर, वही ना, इतनी बड़ी स्टेटमेंट एक सबसे बड़े मुंसफी के ओहदे पर बैठा शख्स, और उसके नजदीक बुनियादी इंसानी हकूक ये हैं कि असद अली तूर गुज़श्ता 1 हफ्ते से, गिरफ्तारी से कबल जो 8 घंटे डिटेंशन में रखा गया, और अब जो गिरफ्तार किया गया और वहां जो सलूक किया जा रहा है, तो फिर माजरत के साथ असद अली तूर साहब दुरुस्त कहते थे कि शायद इस बड़े मनसब पे बैठा शख्स बहुत छोटा है। खैर, इसी नोट पर नाजरीन, वीडियो काफ़ी तवील हो चुकी है। वसीम मलिक साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे अब अगली वीडियो मुलाकात करेंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।